नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपका अपना प्रोग्राम रचना लेकर। दोस्तों, आज की इस रचना कार्यक्रम में जिस शख्सियत को हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है उनका नाम है डॉक्टर जवाहर धीर। जैसा कि उनके नाम से ही विदित है, डॉक्टर उनके नाम के साथ लगा है, यानी पेशे से वो एक डॉक्टर हैं, आयुर्वेदाचार्य। पंजाब सरकार के आयुर्वेद कॉलेज से बतौर आयुर्वेदाचार्य व यूनानी अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अपने सेवा काल में आपने बहुत से मेडिकल कैंप आयोजित भी किए, उनमें सहयोग भी दिया। और मज़े की बात यह है कि आज भी आप बहुत से मेडिकल कैंप आयोजित कर रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं। भारत सरकार की बहुत सी प्रशंसनीय विभूतियों से आप रूबरू हो चुके हैं, उनके कर कमलों से सम्मानित हो चुके हैं। विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं डॉक्टर जवाहर धीर जी से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा मैं अपने दर्शकों से बात कर रही थी कि आप बतौर आयुर्वेदाचार्य जी सेवा मुक्त हो चुके हैं, यानी कि पंजाब सरकार के आयुर्वेद विभाग में आप कार्यरत थे जी और लगभग 34-35 वर्ष का समय आपने गुजारा। जी समाज की बहुत सेवा की और समाज के साथ साथ साहित्य की बहुत सेवा की। जी अब प्रश्न ये उठता है कि एक डॉक्टर जो मरीजों का इलाज कर रहा था, तो उसको समाज का इलाज करने का विचार कैसे आ गया? बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका। जी। मैं बड़ी छोटी उम्र में 8वीं क्लास में पढ़ता था तब मैं, तो मेरे बड़े भाई डॉक्टर केवल धीर जो एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के लेखक हैं जी, उनका एक उर्दू के अखबार में फोटो छपा। अच्छा। ये 1963 की बात है। अच्छा, तब मैं 13 साल का था। जी जी जी। वो फोटो देखकर मैंने अपने पिताजी से पूछा कि ये भाई साहब का फोटो क्यों छपा है, इसका क्या मतलब है? जिज्ञासा। जी। तो जो मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तो पिताजी ने उसको शांत करते हुए कहा कि ये भारत सरकार ने इनको अवार्ड दिया है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी बर्थ कंट्रोल पर जी, और उस पुस्तक के रूप में अवार्ड के रूप में इनको सरदार स्वर्ण सिंह, तब विदेश मंत्री थे, उन्होंने सम्मानित किया था। तो उस वक्त मेरे मन में आया कि भाई साहब लिखते हैं तो मैं भी लिख सकता हूँ। मेरे मन में भी ये जब सवाल आया, क्या बात तो है। मैंने जल्दी बाद 10वीं से पहले अपने नगर के अपने मित्रों के साथ, जो मेरे क्लास फेलो थे या गली मोहल्ले के दोस्त थे, उनको इकट्ठा करके एक बच्चों की सभा बनाई। क्या बात है, बहुत अच्छे। और उन दिनों चुटकुले, या उस उम्र में होते भी तो चुटकुले ही हैं, और इससे ज्यादा तो आदमी के बच्चों के पास और कुछ नहीं होता। तो वो चुटकुले लिखने अखबारों को भेज देने, जब छपने तो सबको दिखाते फिरना, आज मेरा अखबार में नाम छपा है। क्या बात है। सबके साथ ऐसा होता, मैं समझता हूँ उस उम्र में। तो जब 10वीं में मैं हुआ, अच्छा, तब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। और मुझे इस बात की दुख भी है, तब उन पर मैंने पहले अपना आर्टिकल लिखा, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि वो जो लेख मैंने लिखा था लाल बहादुर शास्त्री जी पर, वो मेरे जीवन को एक लेखक के रूप में ढाल गया। मतलब बहुत ये सोच के ही हमें लगता है कि इतनी छोटी उम्र में, जब आप 10वीं में पढ़ते हैं, तभी आपको मतलब जिज्ञासा तो उससे पहले ही हो गई थी लिखने की, लेकिन आपका आर्टिकल एक शख्सियत पर आपने लिखा और वो छपा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बस उसके बाद निरंतरता बनी रही। मैं लिखता रहा, भेजता रहा, अखबारें पत्रिकाएं छापती रही, मुझे प्रेरणा मिलती रही, और धीरे 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 आज 55 साल हो गए इस बात को। मैं 55 साल पहले आकाशवाणी से भी आया था, आज भी आ रहा हूँ। दूरदर्शन से 1974 में पहली बार आया था, लेकिन आज खुशी है कि 50 वर्ष हो गए हैं। जब पंजाब में शुरू हुआ था दूरदर्शन, तो पंजाब से पहली टीम लेकर जाने वाला दिल्ली को मैं था।
क्या बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी। तो डॉक्टर साहब, यहाँ मैं एक बात जोड़ना चाहती हूँ कि जैसे लेखकों को या कवियों को अच्छा लगता है कि उनको मीडिया पे या मतलब जो भी सरकारी तंत्र हैं उन पर उनको स्थान मिलता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि सरकारी तंत्र भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है जब आपके जैसे लेखक या शायर या कवि हमारे स्टूडियो में आते हैं और दर्शकों के साथ अपने बारे में जानकारी साझा करते हैं जी। अच्छा, ये फिर आपने बताया कि आपने पहला लेख लिखा, जी। उसके अलावा आपकी अगर हम पुस्तकों की बात करें तो आपकी बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जी। तो कुल कितनी पुस्तकें हैं जो आपने अभी तक प्रकाशित करवाई? सुषमा जी, मेरी अभी पिछले महीने 70वीं पुस्तक अच्छा। अभी आई है जी। और माँ कभी मरती नहीं। विषय बहुत अच्छा, टचिंग। और इस विषय को पाठकों ने, लेखकों ने, कवियों ने जिस ढंग से लिया जी। और मेरे को इस बात का गर्व महसूस होता है कि उस पुस्तक को बहुत प्रशंसा मिली है और लोगों ने कहा है कि आपने माँ पर पुस्तक लिखी है, अब एक पुस्तक पिता पर भी लिखी है। क्या बात है, बहुत अच्छे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगले साल पिता पर भी एक किताब लिखूंगा, क्योंकि माँ पर तो बहुत से लेखक लिखते आए हैं। हालांकि जो आपने विषय चुना, माँ कभी मरती नहीं, बहुत ही मर्म स्पर्शी, हृदय स्पर्शी है जी। और सच बात ये है, माँ अपने बच्चों के रूप में जिंदा रहती है, हमेशा जिंदा रहती है जी। और जो आपको लोगों ने आपसे आशा या मैं कहूँगी इच्छा जाहिर की कि पिता पर लिखे, बहुत कम लोग हैं जो लिखते हैं। अच्छा, जो हम बात करें 17 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, तो ये साहित्य की किस विधा पर लिखी गई पुस्तकें हैं? शुरुआती दिनों में मैंने दो बाल उपन्यास लिखे। अच्छा जी। उसके बाद एक उपन्यास लिखा, एक टुकड़ा आदमी। अच्छा। ये तीनों उपन्यास श्रृंखलाबद्ध रूप से तब अखबारों में छपे थे। अच्छा, सबसे पहले उपन्यास लिखे? सबसे पहले उपन्यास लिखे, फिर मैं अपने आयुर्वेदाचार्य की डिग्री करने के लिए चला गया, तो वहां पर उस दौरान में 100 से ज्यादा कहानियां मैंने लिखी। अच्छा। जो कहानियां छपी भी पत्रिकाओं में, अखबारों में, और कुछ कहानियां तो जीवन के इतने निकट थी कि मुझे आज भी याद आता है कि एक डॉक्टर के ऊपर वो कहानी मैंने लिखी थी, अपने ही पेशे पे। जी जी। और उस डॉक्टर की जो प्रेसी है वो पागल हो जाती है। लंबी कहानी है लेकिन सिर्फ ब्रीफ में बता रहा हूं आपको। वो पागल हो जाती है और उसका जो मृतक शरीर है वो हमारे कॉलेज में जहां मैं पढ़ता था डाइसेक्शन के लिए हमारे पास आया था। अच्छा। और उस दिन वो डॉक्टर खुद हमें अपना लेक्चर देने के लिए आए थे। तो जैसे ही उन्होंने कपड़ा उठाया उसके मृतक शरीर के चेहरे से, तो वो एकदम से घबरा गए और घबरा कर उन्होंने फिर से ढक दिया और बाहर चले गए, कहने लगे मैं आज लेक्चर नहीं दे सकता। तो उस पर मैंने एक कहानी लिखी थी उसके बाद। तो वो कहानी बड़ी प्रशंसित हुई थी। मलयालम में उसका अनुवाद भी उन दिनों 1970 के आसपास हुआ था। अच्छा जी। तो उसके बाद फिर मेरा उपन्यास एक टुकड़ा आदमी जब छपा तो उसे मानसरोवर पब्लिकेशन था इलाहाबाद में, उन्होंने प्रकाशित किया। और उसके बाद तो फिर धीरे धीरे क्या लिखता गया मेरे को भी आज याद नहीं, इतना है कि लिखा है और खूब लिखा है। कहानियां लिखी, कविताएं लिखी, व्यंग लेख लिखे, यात्रा वृतांत लिखे और शॉर्ट स्टोरी जिन लघु कथा हम कहते हैं वो लिखे। तो इस प्रकार ये लेखन निरंतर पिछले 55 साल से चलता आ रहा है। चलिए, अगर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आपने बाल उपन्यास लिखे, उपन्यास लिखे, लघु कथा लिखी, कहानी संग्रह, काव्य संग्रह और सबसे बड़ी बात व्यंग जी। आपने इस विधा पे भी, मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें तो साहित्य की ऐसी कोई विधा नहीं है जिस पर आपने हाथ नहीं आजमाया, सब कुछ लिखा। और अपने दर्शकों के साथ एक और बात साझा करना चाहती हूँ कि जब हम इनके व्यंग्य पढ़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है इनसे बड़ा कोई व्यंग्यकार हो ही नहीं सकता, और जब हम कहानियाँ पढ़ते हैं तो हमें लगता है कहानी में इनकी बहुत महारत है। बट अगर मैं बात करूँ इनके यात्रा वृतांत की
तो यात्रा वृतांत पढ़ते हुए तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप इनकी उंगली पकड़कर इनके साथ वो यात्रा कर रहे हैं। यानी इनकी कलम में इतनी ताकत है, इतनी सहजता है, कृत्रिमता बिल्कुल भी नहीं है, और इतने सरल भाव से लिखते हैं कि पाठक और दर्शक स्वयं ही इनके साथ चल पड़ता है। बात हो रही है डॉक्टर साहब कि आपने कविताएं भी लिखी हैं, तो मैं चाहूंगी आज एक कविता हमारे दर्शकों के साथ साझा हो जाए। मेरी कविता बिल्कुल ताजा है, पिछले महीने मैंने ये लिखी थी जी। शर्म भी हो चली बेशरम। जी। राम कसम जे कैसा कलयुग अब अपने भारत में आया है, शर्म है तजदी सबने, रिश्तों में भी नहीं अब चाचा ताया है। सही कहा। समझ ना आए क्या हो गया और आगे क्या क्या होगा, पाश्चात्य सभ्यता भारी पड़ रही, भारतीय सभ्यता का हो रहा सफाया है। पर्दे से बेपर्दा हुई कन्याएं, दुनिया देख रही तमाशा जी भरकर, नंगेपन की दुनिया अब खुली हो गई, क्या यही अपना सरमाया है। धीर न जाने कितनी बदलेगी तस्वीर जमाने की, भाई आगे आगे शर्म भी हो चली बेशरम, सभ्यता के आगे मन ने बहुत तड़पाया है, मन ने बहुत तड़पाया है। बहुत खूबसूरत शब्दों में अपने अपनी बात की। ये एक कविता नहीं है, एक संदेश है कि आज पाश्चात्य सभ्यता हम लोगों के ऊपर इतनी हावी हो चुकी है कि रिश्ते तार तार हो रहे हैं, और मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, फैशन के नाम पे, आधुनिकता के नाम पे हम लोग पता नहीं किस दिशा की ओर मुड़ रहे हैं। तो एक कवि ही है जो लोगों को, समाज को सही दिशा दिखा सकता है। अपनी कविता के माध्यम से डॉक्टर साहब ने ऐसा करने का भरसक प्रयास किया है। तो डॉक्टर साहब, एक और बात अपने दर्शकों के साथ मैं आपके बारे में साझा करना चाहती हूँ। कहानियों कविताओं की बातें तो होती हैं, बहुत से लोग हैं कहानियाँ लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, लेकिन जो आपके लेखन में मुझे व्यक्तिगत तौर पर सबसे ज़्यादा प्रभावित करके गई वो है आपकी यात्रा वृतांत। जी। कुछ उसके बारे में हम चाहेंगे चर्चा हो जाए कि ये यात्रा वृतांत लिखने का आपके मन में कैसे आया। मेरे पिताजी डॉक्टर हंसराज जी धीर अपने जीवन काल में उन्होंने शायद ही भारत का कोई ऐसा कोना होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक यहाँ ना गए हों वो। अच्छा। वहाँ पर जाकर उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, जितने भी धर्म संप्रदाय हैं सब तीर्थों के दर्शन किए। अच्छा। और जब वो लौटते, लौट कर आकर उर्दू में लिखा करते थे, तब उर्दू की अखबारें आती थी, उन पर वो भेजते। उनके छपते तो मेरे को दिखाया करते थे। तब मैं छोटा था, मुझे इतनी समझ नहीं थी तब, लेकिन मुझे ये पता था कि ये मेरे पिताजी लिखते हैं। बीच में एक सवाल, आप उर्दू भी पढ़ लेते हैं? नहीं। अच्छा। उर्दू नहीं मैं पढ़ता, ना सीखा ही है कभी ऐसे, क्योंकि हमारे वक्त से उन दिनों उर्दू नहीं थी। जी। तो बाद में बाबूजी के साथ मुझे भारत के बहुत से तीर्थों पर जाने का अवसर मिला। जी। मैं जब वहां से लौट कर आता तो जैसा भी लिख पाता मैं लिखना शुरू कर देता, अपने किताबों कापियों में लिख कर रख लेता। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे सबसे पहला मैंने जीवन यात्रा जो अपनी की है मैंने जीवन में, उन पर वैष्णो देवी पर एक आर्टिकल लिखा था। अच्छा। और मेरा प्रिय शहर जम्मू रहा है, और जीवन में सबसे ज़्यादा बार मैं जम्मू गया हूँ। और वहाँ से लौटने पर मेरे आज भी वहाँ असंख्य मित्र हैं। जी। वहाँ से जब लौटता तो उनका जिक्र भी होता, पत्रिकाओं में जो यात्रा संस्मरण छपते तो मुझे खुशी होती कि उनका रिस्पांस मिलता मुझे। ठीक। उसके बाद मैं पहली बार अहमदाबाद बड़े भाई साहब के पास गया था। अच्छा। तो वहाँ से लौटते हुए उदयपुर रुका। अच्छा। उदयपुर के एक उद्यान में बैठे हुए कुछ घटना ऐसी घटी कि उसको मैंने आकर कलमबद्ध किया और लिखा। तो जहां जालंधर से ये अखबार ने उसे प्रकाशित किया। अच्छा। ये 1972-73 के आसपास की बात है। बहुत पुरानी बात, बड़ी पुरानी बात है। उसके बाद तो मैंने जहां भी गया हूं वहां से लौटकर यात्रा संस्मरण लिखे हैं। मैं मणिमहेश गया,
शिव पार्वती की क्रीड़ा स्थली मणि महेश नाम से जी। आकर मैंने यात्रा वृतांत भी अखबारों के लिए लिखा। अच्छा। लंबे समय तक वो छपा भी अखबारों में। उसके बाद उसकी पुस्तक भी आई। उसके बाद मैं अमरनाथ यात्रा पर गया। अच्छा। वहां पर भी लौटकर मैंने श्रद्धा का महासागर श्री अमरनाथ यात्रा वृतांत लिखा। वो भी यात्रा वृतांत पिछले 22-23 हफ्ते तक लगातार वो छपता रहा अच्छा। अखबारों में। उसके बाद उसका भी पुस्तकार, और मजे की बात यह है कि प्रकाशक ने उसके 4 संस्करण निकाले। अच्छा, 4 संस्करण निकल चुके पहली बार में ही। अच्छा। एक नॉर्मल जो जैसा होता ही है, एक ग्लेज पेपर पर, एक इम्पोर्टेड पेपर पर विदेश के लिए, अच्छा। एक सजिल्द और एक बिना जिल्द के। बहुत अच्छे 4 एडिशन एक ही चीज के एक ही छपना बार में। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे ये कलम चलती रही। तो एक अखबार ने, राष्ट्रीय अखबार ने मेरे को ऑफर दिया कि आप भारत के तीर्थों पर लिखिए। अच्छा। लिख सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा हाँ लिख सकता हूँ। जी। उन्होंने मेरे को ऑफर दिया। मैंने उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं, जी। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वहाँ से शुरुआत की थी। और मुझे खुशी है कि 1.5 साल तक अखबार का सोमवार का एक पृष्ठ मुझे मिलता था लिखने के लिए। लगातार 1.5 साल लगातार तक 1.5 साल। एक लेखक के लिए इससे ज्यादा प्रशंसनीय और इतनी बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती जी। है। बहुत। और उसके बाद पर उसी प्रकाशक ने जिसने मेरा अमरनाथ यात्रा पर पुस्तक छापी थी, कॉफी टेबल बुक थी वो। अच्छा। उसने मेरे को ऑफर दिया कि आपने जितने भी ये तीर्थ यात्रा के आर्टिकल लिखे वो हमें दीजिए। अच्छा। हम भारत के तीर्थ नाम से उस ग्रंथ को छापना चाहते हैं। अच्छा। और ऐसा ग्रंथ उन्होंने छापा कि लगभग 450 पृष्ठों का वो ग्रंथ, जिसके सब के सब पृष्ठ ग्लेज्ड और रंगदार हैं। बहुत खूबसूरत। 550 पृष्ठों का इतना मोटा, वो 1.5-2 किलो का ग्रंथ है। अच्छा। A4 साइज का। और उसको भारत में, विदेशों में भी उसके पाठकों ने प्रशंसा की है। और बहुत से ऐसे मेरे को पाठक मिले हैं जो विदेश जाकर लिखते हैं कि हम भारत की तीर्थ यात्रा पर आए थे और वहां से हमने वो खरीदा है और वो लेकर गए। क्योंकि सारी जानकारी आपको एक ही पुस्तक में उपलब्ध हो रही है कि भारत के जितने भी तीर्थ स्थान हैं, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो सचित्र उसमें आपने उसका जिक्र किया। बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है, ज्ञानवर्धक है। जी जी। और उसके बाद फिर मैं ऑस्ट्रेलिया, मेरी बेटी है वहाँ पर, अच्छा। मेलबर्न में, वहाँ गया। तो वहाँ से हम सिडनी गए, कैनबरा गए और जगह एल्बरी वगैरह गए। तो जहाँ जहाँ मैं गया तो उन चीज़ों को मैंने बड़े ध्यान से देखा। यहाँ तक कि कैनबरा के पार्लियामेंट हाउस में मुझे जाने का अवसर मिला। अच्छा। और सुषमा जी, आप हैरान होंगे ये जानकर कि वहाँ सुरक्षा के नाम पर सिवाय एक दरवाजे से निकलते हुए कुछ नहीं था। उन्होंने हमें पूरा पार्लियामेंट घुमाया। अच्छा। दिखाया कि यहाँ प्रधानमंत्री बैठते हैं, यहाँ पर दूसरे मंत्री बैठते हैं, यहाँ सांसद बैठते हैं। वो हर चीज में वहाँ से सीख के आया अपने दिमाग में। और जब लौटा तो उसी राष्ट्रीय अखबार ने, जिसने मेरा भारत के तीर्थ नाम से ग्रंथ सीरीज छापी थी, उसने कहा कि आप हमें हमारी अखबार के लिए यात्रा वृत्तांत लिख कर दीजिए। तो सफरनामा शीर्षक से उन्होंने मेरे आर्टिकल छापने शुरू किए और 6 महीने तक वो हर रविवार को वो आर्टिकल छपते रहे। क्या बात। और उसके बाद सचित्र पृष्ठों के साथ उस यात्रा वृत्तांत को मेरी विदेश यात्रा ऑस्ट्रेलिया के नाम से पब्लिशर ने छापा। और मुझे इस बात की खुशी है कि पंजाब सरकार के भाषा विभाग ने उस पुस्तक पर मेरे को उस साल का सबसे बढ़िया यात्रा वृत्तांत लेखक के रूप में ज्ञानी ज्ञान सिंह पुरस्कार से नवाजा था। अभी हाल ही में सितंबर की 20 तारीख को चंडीगढ़ में एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका छपती है, कवितावली। उन्होंने मेरे को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार साहित्य विभूषणम 2025 का पहला पुरस्कार जो अपना है, वो मुझे एक लघु कथा लेखक के रूप में दिया है। बहुत और उसकी चर्चा विश्व भर में हुई है। बहुत बधाई डॉक्टर साहब आपको।
और जैसा कि मैं अपने दर्शकों के साथ बात कर रही हूँ कि इनके झोली में पुरस्कारों की तो झड़ी लगी हुई है। एक बात आपने अभी वहाँ का जिक्र किया, विदेश में जाके आपको पार्लियामेंट जाने का अवसर मिला जी। तो मुझे एक आपके बारे में पढ़ते हुए एक और बात जहन में आ रही है जो मैं आपके साथ या अपने दर्शकों के साथ आपके बारे में साझा करना चाहती हूँ। वो ये कि आपको अपने जीवन काल में बहुत सी प्रशंसनीय महान विभूतियों से मिलने का अवसर भी मिला है। थोड़ा उस पर भी जिक्र हो जाए हमारे दर्शकों के साथ। मेरे जीवन का आदर्श जो राजनीति में एक व्यक्ति रहा है जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। मुझे लगता है कि हमारे भारत में बहुत से लोगों के वो आदर्श रहे हैं। जी जी। तो उन दिनों कारगिल का युद्ध हुआ था और मुझे ये अवसर मिला कि मैं अपने सैनिकों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 23 लाख रुपए फगवाड़ा के लोगों से इकट्ठे करके भेज पाया। अच्छा। तो जब कुछ लोगों को, पंजाब के लोगों को सम्मानित किया इस बात के लिए कि उन्होंने बहुत अच्छी समाज सेवा की है, उसमें एक मैं भी था। और अटल जी के हाथों मुझे वो सम्मान पाकर आज भी मैं सिहर उठता हूँ जब याद आता है मुझे। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा था। क्या बात है। और वो हाथ मैं समझता हूँ जब तक जीवित रहूँगा मैं, मेरे कंधे पर मुझे उनका प्यार का एहसास दिलाता रहेगा। वो स्पर्श आपको आशीर्वाद के रूप में याद रहेगा। मुझे सरदार मनमोहन सिंह जी से मिलने का अवसर भी मिला। अच्छा। इंदर कुमार गुजराल जी से मिलने का अवसर भी मिला। भारत के बड़े बड़े मंत्रियों, बड़े बड़े तजर्बेकार नेताओं, फिल्म स्टार सुनील दत्त जैसे लोग, और शबाना आजमी, सुनील दत्त, रजा मुराद, शत्रुघ्न सिन्हा, मेयर मित्तल पंजाब के, और बहुत से लोग, सबसे मिला हूं मैं। और मैं जिस से भी मिला हूं सुषमा जी, मैंने कुछ ना कुछ ग्रहण किया है। वो अक्सर कहते हैं ना कि एक वो दोहा भी है हमारे यहाँ, अक्सर बोला जाता है कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, छाज छाज को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। एक अच्छे लेखक, एक कवि, एक शायर या कहानीकार की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो समाज में विचरते हुए जितने लोगों से मिलता है उनसे कुछ ना कुछ ग्रहण करता है और अपनी सोच को सकारात्मक सोच के रूप में रखता है। अगर उनमें कुछ आसपास आपको नकारात्मक मिलता भी है तो या तो आप लेखनी के माध्यम से उसको कागज़ पे उतार देते हैं, जहन में नहीं रखते। तो ये एक लेखक की सबसे बड़ी सफलता भी होती है, उपलब्धि भी होती है। जी, कुछ कहना चाहते हैं? मुझे याद आता है विजय निर्वात जी, उन्होंने मेरे को एक बात कही थी जब मैं एक बार कविता लिखकर उनके पास गया लेकर, तो मैंने उनके चरण छुए। कहने लगे, जवाहर कविता बहुत अच्छी लिखी है तूने, बस एक बात याद रखना। मैंने कहा कहिए। कहते, दामन अगर है साफ तो खास एहतियात रख, थोड़ा सा भी दाग इससे संभाला नहीं जाएगा। वाह जी, बहुत अच्छी बात, बहुत ही पायदार बात, जिसको मैं कहूँगी एक संदेशवाहक बात उन्होंने कही कि आप अपने दामन को जितना साफ रखेंगे, उजला रखेंगे, निर्मल रखेंगे, उतना ही संदेश आपका जो है दर्शकों तक, पाठकों तक सार्थक रूप में जाएगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपके बारे में यूँ तो बहुत कुछ था जिस पर अभी मैं चर्चा करना चाहती हूँ, लेकिन समय हमें अनुमति नहीं दे रहा। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।